त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। चामुंडा देवी जी की जय। जय महाकाल। देवास खाटे गांव की धरती को मेरा प्रणाम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप काफी धूप में मेरा इंतजार कर रहे हैं। खासतौर से इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं और आपका इस सभा में मैं स्वागत करती हूं। सबसे पहले मैं आपको कांग्रेस की जो कुछ घोषणाएं हैं वो पढ़ के सुना देती हूं, क्योंकि वो सबसे आपके काम की बात है। मेरी बहनों, लाडली योजना के बारे में सुना है? सुना? चलो, नहीं सुना तो और भी अच्छा है। लेकिन भाजपा ने आज कल कुछ मेरे ख्याल से 1-2 महीने पहले एक योजना की घोषणा की, लाडली योजना की घोषणा। उसमें उन्होंने कहा है कि आपके खातों में थोड़े बहुत पैसे वो हर महीने डालेंगे, शायद 1200 रुपए ये कहा है, और कुछ महिलाओं को उन्होंने भेज भी दिया। देखिए, हमारी अपनी घोषणा है, कांग्रेस की ये घोषणा है कि 1500 रुपए आपके खाते में हर महीने हम डलवाएंगे। अब उनकी घोषणा और हमारी घोषणा में फर्क क्या है मैं बताना चाहती हूँ। बहनें बैठी हुई हैं, आप सोचो अगर आपकी कोई सहेली होती जिसकी शादी किसी के घर में हो गई, बड़े परिवार में, परिवार के मुखिया थोड़े कंजूस हैं, ठीक है, 18 साल से उसी परिवार में है। जब भी कुछ पैसों की जरूरत होती थी, जब भी कुछ कराना था, दिवाली के लिए कोई मेहमान आ रहे हैं, कुछ भी करना है, तो मुखिया पैसे नहीं देते थे। खुद अपने पति के साथ वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके और कुछ करके अपने आप कमा लेती थी और उससे काम चला लेती थी। अब सोचो कि आपकी ये सहेली एक दिन आपके पास आती है और आपसे कहती है कि सुनो, आज तो गजब हो गया, आज तो मेरे ससुर जी ने कहा कि तुम खाता खोल दो, हर महीने तुम्हारे खाते में मैं 1200 रुपए डाल दूंगा। बहुत खुश है तुम्हारी सहेली। तुम क्या कहोगी उससे? क्या कहोगी? मेरी सी तुम्हें कहती, भाई मूर्खता मत करो, समझदार बन जाओ। 18 सालों से तुम्हें इस मुखिया ने कुछ नहीं दिया है, अब तुमसे कह रहा है कि खाता खोल दो, इसमें पैसे डाल दूंगा, जरूर कोई चाल होगी। यही कहती है ना तुम भी, है ना? क्योंकि इंसान का अनुभव क्या होता है, हम तो अपने अनुभव पे चलते हैं। कोई हमें कोई भी सपना दिखा दे, कुछ भी कह दे, कल कह देंगे कि महिलाओं के लिए आरक्षण कर रहे हैं, संसद में महिलाओं के लिए बड़ा आरक्षण का बिल इन्होंने पास किया, सब महिलाएं खुश हो गई, मीडिया में आया, टीवी पे आया, बड़ी इवेंटबाजी हुई, पब्लिसिटी खूब हुई, पैसे भी खर्चे सरकार ने, मोदी जी जहां जहां गए उनको माल्यार्पण किया गया, उनका स्वागत किया गया, महिलाओं ने उनको धन्यवाद दिया। पता चला कि 10 सालों के लिए आरक्षण बिल लागू ही नहीं होगी। तो जब 10 सालों के लिए महिला इसका फायदा देख ही नहीं पाएगी, तो फिर हम आज से इसके लिए खुशी क्यों मनाएं? वही बात है। और यही मुख्य बात मैं कहना चाहती हूं कि इनकी घोषणाओं को समझो, किस लिए की जा रही है। जो 18 सालों से काम आपके लिए नहीं किया, वो चुनाव के 2 महीने पहले क्यों कर रहे हैं? कोई वजह होगी, वजह साफ है। इनकी घोषणाएं आपके वोटों को लेने के लिए होती हैं। चुनाव हो जाएगा, कोई याद नहीं रखेगा कि किसने कौन सा खाता खोला और उसमें कितने पैसे डालने हैं। ये मेरा अनुभव नहीं है, ये आपका अनुभव है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने क्या कहा था? कहा था कि करोड़ों रोजगार दिलवाएंगे। 10 साल हो गए इनकी सरकार है केंद्र में, प्रदेश में भी इनकी सरकार है, दिलवाए? किसको रोजगार मिले? हाथ उठाओ भाई, किसको रोजगार मिले हैं? नहीं मिले। फिर इन्होंने क्या कहा था? महंगाई कम करेंगे। बताइए बहनें, क्या हालत है आज? आप दुकान जाती हैं, सब्जी खरीद पाती हैं, कुछ भी खरीद पाती हैं?
प्याज कितने का हो गया है आज? ये लोग कहते थे एक समय में कि प्याज के बहुत दाम बढ़ गए हैं, अब क्या कह रहे हैं? तो ऐसी ऐसी घोषणाएं करते हैं जो सिर्फ चुनावी घोषणाएं हैं। अब मैं जो पढ़ने जा रही हूं इनको अच्छी तरह से समझो, सुनो कि क्या घोषणाएं हैं हमारी, और फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको इन पर भरोसा क्यों करना चाहिए। देखिए, महिलाओं को जैसे मैंने कहा 1500 रुपए प्रति माह अपने खाते में, आपके खाते में जाएंगे। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाएगा, 2600 रुपए दिया जाएगा। धान का समर्थन मूल्य 2500। अब हम किस आधार पर कह रहे हैं? चुनाव के आधार पर नहीं कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ आपके पास में है, पास वाला प्रदेश है, पड़ोसी प्रदेश है आपका। 2400 रुपए धान मिल रहा है। अभी कांग्रेस की सरकार खरीद रही है धान 2400 रुपए में आज के दिन, और चुनाव के लिए नहीं किया गया था ये काफी समय से चल रहा है। उस आधार पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे भी हम 2600 का गेहूं और 2400 का धान खरीदेंगे। फिर हम कह रहे हैं कि किसान के कर्ज माफ किए जाएंगे। अब किस आधार पे कह रहे हैं? हम इस आधार पे कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रदेशों को देखो, छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं, राजस्थान में किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं, कर्नाटका में किए थे, और आज हम कह रहे हैं कि आपके कर्ज माफ करेंगे, क्योंकि जब 15 महीनों के लिए मध्य प्रदेश में आपने पिछली सरकार कांग्रेस की चुनी थी, तो उन्होंने, कमलनाथ जी ने किसानों के कर्ज माफ करना शुरू किया था। तो हम उस आधार पर कह रहे हैं कि फिर से आपके कर्ज को माफ किया जाएगा। 100 यूनिट बिजली की बिल आपको माफ होगी और 200 यूनिट बिजली की बिल हाफ होगी, मतलब आधी की जाएगी। इसका भी आधार है, ये भी पहले किया गया था और कांग्रेस के प्रदेशों में हो रहा है आज भी। पुराना पेंशन यहां लागू होगा। पुराना पेंशन राजस्थान में आज लागू है, छत्तीसगढ़ में लागू है, हिमाचल प्रदेश में लागू है और कर्नाटका में लागू है। इस आधार पर हम कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश में भी पुराने पेंशन को लागू करेंगे। गैस सिलेंडर को हम 500 रुपए में देंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपको 425 रुपए में मिलता था। आज कहीं भी जाएं 1200 रुपए, 1400 रुपए में। हाँ, चुनाव आ रहा है, उसको चुनाव के लिए कम कर दिया, वो अलग बात है। देखिए बहनें, सुन लीजिए, ये नहीं है कि पिछले 5 सालों से, जब से इनकी सरकार रही है, 18 सालों से आप संकटों का सामना नहीं कर रही थी। ये नहीं है कि उस समय आप गरीब नहीं थे, आप आज गरीब हैं चुनाव से पहले। तो ये सारी स्कीमें उस समय क्यों नहीं लागू की इन्होंने? आज क्यों बता रहे हैं? सरकार तो इन्हीं की थी ना, सरकार इन्हीं की थी, तो रोजगार क्यों नहीं दिए? मध्य प्रदेश में आज तमाम पद खाली क्यों हैं? बताइए। यहाँ नौजवान खड़े हैं, आप सबने कहा रोजगार नहीं दिए, लेकिन आपको मालूम है कि कितने पद खाली पड़े हैं? कि जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था में आप देखें, तमाम पद 90% से ज्यादा हर स्तर पर खाली पड़े हैं। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली हैं, क्यों नहीं भरे? आपकी सरकार रही है 18 सालों से, भैया आप भर सकते थे। आजकल तो नौजवान कोई ऐसा नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है। गरीब से गरीब परिवार में आजकल माँ बाप मेहनत इसलिए करते हैं कि बच्चा पढ़े लिखे और उसका भविष्य मजबूत बने, उसको अच्छा रोजगार मिले। तो तमाम पढ़े लिखे बच्चे हैं, नौजवान हैं, कईयों ने भर्ती की परीक्षाएं की, भर्ती की परीक्षाओं में भी आपने घोटाला कर दिया। आपने दिए हैं, रोजगार मिला? पद खाली पड़े हैं ना, घोटाला हुआ होगा उसमें, और क्या है ना। इस प्रदेश में जितने घोटाले हुए हैं शायद देश के किसी और प्रदेश में नहीं हुए होंगे इनके कार्यकाल में। मेरे पास एक लंबी लिस्ट होती थी, मैं पढ़ के थक गई, मैंने कहा भाई मैं पढ़ना छोड़ दूं। सबको मालूम है कि भ्रष्ट सरकार है और घोटाले पे ही चलती है, आपसे पैसा लिया जाता है, छीना जाता है, बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े नेता खा जाते हैं, सब जानते हैं।
आप जानते होंगे, आपने भर्ती की परीक्षा दी, जब आप किसी काम के लिए जाते हैं या किसी सरकार के किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं काम कराने के लिए, तो बगैर घूस के होता है? नहीं होता ना। क्या सरकार का काम है कि आपसे घूस ले, कि सरकार का काम है कि आपकी संपत्ति वापस आपके जेब में डाले? बताओ। सही तरह से सरकार चलेगी ना तो आपकी जो संपत्ति है वो आपके जेब में वापस डाली जाएगी। कैसे? ये जो घोषणाएं मैं कर रही हूं, ये जो स्कीम है, ये वही स्कीम है जिनसे जो आपके पैसे हैं वो आपके पास वापस आए। क्योंकि जो सरकार के पैसे हैं ना, वो सरकार के नहीं होते भाई और बहनों। सरकार का नाम होता है उस पे, वो है आपके देश के पैसे हैं, प्रदेश के पैसे हैं। तो अगर आपके लिए नहीं खर्चे जा रहे हैं तो आपको सतर्क होना चाहिए, आपको सवाल उठाना चाहिए। आपको ये सवाल उठाना चाहिए कि ये किसानों का क्षेत्र है, ठीक है? अब आप इतने संकट में हैं, यहाँ के किसान रो रहे हैं, महंगाई इतनी है, पेट्रोल डीजल हर चीज पे जीएसटी लगा रखा है, ट्रैक्टरों पे जीएसटी है, इस पे जीएसटी, उस पे जीएसटी, खाद नहीं मिलता, यूरिया नहीं मिलता, नर्मदा जैसी महानदी है यहाँ, लेकिन पानी नहीं मिलता। आपने प्याज उगाई, उसका क्या हुआ? निर्यात के समय ड्यूटी बढ़ा दी, उस समय आपसे कम दाम में खरीदा, और आज 100 रुपए का हो गया है ना प्याज। तो आपको सवाल उठाना चाहिए कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं, हम इस देश के वासी हैं, हम इस जमीन को सींच रहे हैं, हम इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, हमारे लिए ये सरकार क्या कर रही है? ये सवाल आपको उठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये सवाल आप उठाएंगे नहीं तो आपके साथ 5 साल और वही होगा जो हो रहा है आज, और गलत हो रहा है। आपका पैसा आपसे लिया जा रहा है, टैक्स से लिया जा रहा है। बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां जो हैं, जिससे आपको रोजगार मिलता था, जिससे आपको ऐसी नौकरी मिलती थी कि कोई खदेड़ नहीं सकता था आपको बेवजह। प्राइवेट की नौकरियों में तो कभी भी निकाल दें, सब सरकारी नौकरी चाहते थे। क्यों? क्योंकि नौकरी की सुरक्षा होती थी, रोजगार का सुरक्षित महसूस होता था इंसान जब उसको वो रोजगार मिलता था कि चलो बाद में 20 साल बाद पेंशन भी मिल जाएगा। अब आप देखिए, आप सरकारी कंपनियां को लीजिए, जितनी सरकारी कंपनियां हैं सारी इन्होंने बेच डाली। सच है कि नहीं है? हवाई अड्डे किसके हैं आज? सरकार के हैं। किसके? अडानी जी के हैं। बंदरगाह किसके हैं? बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां किसकी हैं? अडानी जी आपको सरकारी नौकरी दे सकते हैं? आपके पेंशन को सुरक्षित रखेंगे? ये सरकार ही आपके पेंशन को सुरक्षित नहीं रख रही है। आज आप 20 साल के लिए नौकरी जब सरकार में नौकरी करते हैं, आपको पता नहीं कि जो हर महीने आपके वेतन में से पेंशन निकाला गया था 20 सालों के लिए, आपको खुद नहीं पता कि सरकार ने इसका कहाँ निवेश किया, खुद नहीं पता। इसीलिए सरकारी कर्मचारी कहता है मुझे पुराना पेंशन चाहिए, क्योंकि कहता है भाई 20 सालों से तुमने हर महीने सरकार ने मेरे से पैसे लिए, आज 20 साल हो गए, मुझे पता ही नहीं भाई, कहीं तुमने गलत जगह डाल दिए ये पैसे और पैसे गवा दिए, मैं क्या करूंगा? मैं तो 20 सालों के लिए मैंने काम किया है इन पैसों के लिए। यही कह रहा है कि भाई मेरे हाथों में दे दो, मेरी कमाई है, मैं हिफाजत करूंगा, मुझे कहीं डालना है इन्वेस्टमेंट डालूंगा, मुझे कुछ बनाना है अपने लिए घर बना लूंगा। आप दे नहीं रहे। तो ये परिस्थितियां हैं। परिस्थितियां ये है कि अगर आपका प्रदेश इस मोड़ पे आ गया है, 18 सालों से भाजपा की सरकार है, 18 सालों से इनकी राजनीति चल रही है। लोग कहते हैं मध्य प्रदेश आरएसएस की प्रयोगशाला है। बहुत बढ़िया। क्या मिला आपको? क्या मिला आपको इस राजनीति से? जब जब चुनाव आया धर्म की बात उठा ली। आपके जज्बात हैं धर्म से जुड़े हुए हैं, किसके नहीं है? कौन सा ऐसा देशवासी है जिसके जज्बात, जिसका दिल धर्म की बातों से जुड़ा नहीं है? बताइए, कोई नहीं है, चाहे किसी भी धर्म का हो। तो जब धर्म का इस्तेमाल हो रहा है तो आप आंखें नहीं खोलेंगे?
जब धर्म की बातें होती हैं और उस पे वोट मांगा जाता है, आप आंखें नहीं खोलेंगे? मैं किसी के घर गई, एक गांव में एक लड़की है थी यूपी में, उसके घर गई, छप्पर फटा हुआ था, ऊपर से बारिश आ रही थी, नलके में पानी नहीं है। मैंने पूछा बिजली आती है? कहती है नहीं। तो थोड़ी बातचीत हुई, मैंने पूछ लिया भाई वोट किसको दोगे? कहती है दीदी वो धर्म की बात करते हैं, हम उन्हीं को देंगे। तो मैंने कहा फिर ठीक है, फिर 5 साल और जियो इस तरह। क्योंकि राजनीति जो है ना, सबसे पहला मकसद क्या है उसका, अगर नेता भूल जाता है, अगर जनता एहसास नहीं दिलाती, तो तरक्की नहीं हो सकती आपकी। सबसे बड़ा मकसद, सबसे बड़ा राजनीतिक मकसद यही है कि आपकी सेवा होनी चाहिए, आपकी तरक्की होनी चाहिए, देश को आगे बढ़ना चाहिए, गांव को सशक्त करना चाहिए, रोजगार बनाने चाहिए। ये है राजनीतिक मकसद। ये मकसद नहीं है कि चुनाव के समय धर्म की बात कर ली, सबके जज्बात उभार दिए, उस पे वोट ले लिए, बटोर लिए और बैठ गए सत्ता में मौज खाने। ये नहीं है मकसद। और मैं आपसे शिकायत करूंगी कि आपने एक ऐसी परिस्थिति बना दी है इस देश में कि सारे नेता जो सत्ता में बैठे हैं इस बात को भूल गए हैं, और आपने ये परिस्थिति आपने बनाई है। आपसे शिकायत है, क्योंकि आप जागरूक नहीं बन रहे हो। जागरूकता इसमें है कि आप समझो कि शक्ति, लोकतंत्र ने ना, ये महात्मा गांधी जी, इंदिरा जी, पंडित नेहरू जी, इन सब ने आजादी की लड़ाई किस लिए लड़ी? पटेल जी, अंबेडकर जी किस लिए लड़ी? अंग्रेजों का शासन था, जनता के हाथों में कोई शक्ति नहीं थी। आजादी की लड़ाई अपनी आजादी के लिए नेताओं ने नहीं लड़ी, आपके पूर्वजों ने नहीं लड़ी, आपकी आजादी के लिए लड़ी। इसका मतलब है कि जब इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब है देश में सबसे शक्तिमान, सर्वोपरि कौन है? जवाब दो मुझे, कौन है? कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जनता है देश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं? नहीं, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। ये जो तुम खड़े हो ना यहाँ, तुमने जो परीक्षा दी, तुम हो सबसे शक्तिमान। तुम्हारे हाथों में शक्ति होनी चाहिए, तुम्हारे भाइयों के हाथों में, तुम्हारी बहनों के हाथों में। इस देश के नौजवान के भविष्य को बनाना सरकार का दायित्व है, धर्म है, और कोई धर्म नहीं होना चाहिए नेता का। सिर्फ एक धर्म होना चाहिए कि आपको सशक्त करे। इसीलिए जब नेता आपके सामने मंच पे खड़ा होता है तो मन बना लो, अगर घोषणा करता है, अगर तुम्हारे सामने कह के जाता है कि कुछ करेगा और करके नहीं दिखाया उसने 5 सालों में, तो मन बनाओ को इसको खदेड़ दोगे, उसको निकाल दोगे। बहुत आदत बिगाड़ दी है बहने, बच्चों की आदत नहीं बिगाड़ते हम। बच्चा गलत करता है, हम थप्पड़ मार लेते हैं, बोल देते हैं अगली बार करोगे देखना, डर जाता है, कोने में खड़ा कर देते हैं। बच्चे को टोकते हो, अपने नेताओं को नहीं टोकते। बार बार झूठ बोलते रहे, घोषणाएं करते रहे। अरे मध्य प्रदेश में 22,000 घोषणाएं की हैं, आपको याद भी नहीं होगा कि क्या क्या इन्होंने घोषणा की। 22,000 घोषणाएं की हैं, 22 अगर उन्होंने कर ली हो तो बताओ, मैं खुद ताली बजा दूंगी। अभी मैं पूछ रही थी अपने साथी से, दीपक जोशी जी से, मैंने कहा भाजपा छोड़ के आए हैं कांग्रेस में? गाड़ी में पूछ रही थी। मैंने कहा भाई क्यों छोड़ी? कहा दीदी हमारे इलाके में ना बहुत भ्रष्टाचार हो रहा था, और मैं बार बार गया, मैं हर नेता के पास गया और मैंने कहा यहाँ मेरे इलाके में बंद कर दो, जो कुछ करना है कहीं और करो, मेरे इलाके में मत करो। किसी ने मेरी सुनी नहीं। 2 साल से मैं कहता रहा, ऊब गया, एक दिन गुस्सा चढ़ गया, छोड़ दिया। खुद कह रहे हैं
तो आजकल राजनीति में लोग आ रहे हैं तो किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि व्यापार बन गया है। राजनीति में आ रहे हैं कि चलो लूटेंगे, अपने महल बनाएंगे, खुश रहेंगे, अपने बच्चों को भेज देंगे विदेश पढ़ाई करने के लिए, पब्लिक जाए भाड़ में। क्या ये है राजनीति का मकसद? नहीं है ना। तो अब हम चाहते क्या है? हम अपनी सरकारों से, अपने नेताओं से चाहते क्या है? थोड़ी बहुत ईमानदारी तो चाहते हैं ना कि ईमानदारी से काम करें। थोड़ा बहुत एक विजन होना चाहिए कि भाई तुमने सोचा है, अगर मुख्यमंत्री बनोगे, मंत्री बनोगे, सोचा है कि हमारे प्रदेश के लिए अगले 10 सालों में क्या करके दिखाओगे। ये भी चाहते हैं हम कि भाई कुछ सोच समझ होनी चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो आईआईटी किसने बनाई? आईआईएम किसने बनाया? एम्स किसने बनाया? ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो मोदी जी कौड़ियों के दाम में अपने दोस्तों को बेच रहे हैं, ये किसने बनाई? ये हवाई जहाज जो मोदी जी खरीद रहे हैं 8-8 हजार करोड़ के, 8,000 करोड़ के अपने लिए खरीदे हैं 2 हवाई जहाज। ये जो खरीद रहे हैं, इनकी ये सब एयरपोर्ट सब कुछ, ये किसने बनाया? ये बंदरगाह जो दे रहे हैं अडानी जी को, ये किसने बनाया? 70 सालों से कुछ नहीं हुआ बहनों और भाइयों। ये कहते हैं इंदिरा गांधी डैम कह रहे हैं आप, तो ये सब बातें करते हैं आपके सामने। ये नहीं बताते कि 10 सालों में इन्होंने क्या किया, 18 सालों में मध्य प्रदेश में क्या किया। सीधी सी बात है, चुनाव का समय है। देखिए, मैं छत्तीसगढ़ गई थी कल, मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि मैं मंच में जब खड़ी हुई तो मेरे पास कुछ कहने का था। मैं कह पाई कि देखो, आज छत्तीसगढ़ का किसान खुश है। आज धान हम छत्तीसगढ़ में आपसे खरीद रहे हैं, पूरे देश भर में सबसे ज्यादा का खरीद रहे हैं। मैं कह पाई कि यहाँ तुम्हारी समस्या थी आवारा पशुओं की, तुम्हारे खेत चले जा रहे थे, तुम रात भर खेत के पहरेदारी के लिए बैठते थे खेतों में। अब यहाँ भी है समस्या, यहाँ भी है, ठीक है। तो मैं कह पाई छत्तीसगढ़ में कि इतनी बड़ी समस्या थी, जब भी किसान मिलते थे रोते थे कि कुछ करो। हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? गौठान बनाए, और बेकार के गौठान नहीं, ऐसे गौठान बनाए जिसमें रोजगार दिया। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये गोबर क्यों ना खरीदे, हम इस गोबर का हम कुछ बना देंगे, गोबर गैस बना देंगे, गोबर के कुछ और चीजें बना देंगे। सरकार ने गोबर को खरीदना शुरू किया। गोबर को खरीदना शुरू किया तो लोगों ने आवारा पशु को रखना शुरू किया, है कि नहीं? क्योंकि उससे कमाई हो रही थी। गौठान में मैं ऐसी महिलाओं से मिली हूं जो 1 लाख रुपए 6 लाख रुपए कमा रही हैं बहनों। स्वयं सेवा समूह बना दिए, उससे जितना भी गौठान का काम था उसमें काम कराया, उसमें नई नई चीजें कराई। बस्तर जैसे जिले में, जो पूरे देश में जाना जाता था कि यहाँ पे हिंसा है, भाई लोग डरते थे जाने से, बस्तर जैसे जिले को मशहूर बना दिया। किस लिए? मिलेट के लिए, रागी के लिए। रागी के सबसे बड़ा प्लांट लगाया वहां हमारी सरकार में। आज बस्तर से रागी पूरी दुनिया में जा रहा है, उसकी बढ़िया पैकेजिंग हो रही है, मार्केटिंग हो रही है। मेरे घर में भी है, मैं भी वो खाती हूँ। तो जहाँ पे हिंसा थी, जहाँ पे गरीबी थी, जहाँ पे आदिवासियों के लिए मुश्किलें ही मुश्किल थी, हमने उस जिले को उठाया, वहां पे हमने संपत्ति डाली। किसकी संपत्ति? जनता की संपत्ति उसमें डाली, हमने स्कीमें बनाई और आज वहां जनता खुश है। आज स्थिति ये है कि जो पलायन करने के लिए दूर जा रहे थे, रोजगार ढूंढने के लिए वापस आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें तो रोजगार छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा। तो ये हो सकता है जब हम नेता भी, जब हम खड़े होकर इन प्रदेशों में जाते हैं जहां हमने कुछ करा है, तो गर्व होता है, अच्छा लगता है कि भाई शर्मिंदा होकर तो नहीं खड़े हो रहे हम। यहाँ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, फालतू की घोषणाओं को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम करके दिखाया है। महिलाओं के लिए कितना किया उन्होंने बहनों, हमारी सरकारों ने हर जगह किया है। कर्नाटका में मुफ्त बस यात्रा हो रही है, महिलाओं के खातों में पैसे डल रहे हैं, चुनाव के समय से नहीं, जैसे ही सरकार बनी तब से। किसानों के कर्ज माफ हुए कब से? सरकार बनी सबसे पहले मंत्रिमंडल का जो मीटिंग हुई उसमें तय किया गया कि
कर्ज माफ होंगे, तब से शुरू हो गया। चुनाव का इंतजार नहीं किया हमने। तो एक दूसरी राजनीति भी है, हो सकती है, उसमें आशा रखो। आज आप इंदिरा जी को याद रखते हैं, आप बड़े बड़े नेताओं को याद रखते हैं, क्यों? ऐसा कैसा काम कर दिया उन्होंने? सोचिए क्या किया। पूरा जीवन आपकी सेवा में दिया, देश के लिए अपना जीवन दे दिया, जान दे दी अपनी। लेकिन श्रद्धा इसलिए है क्योंकि उनके दिल में आपके लिए श्रद्धा थी। वो अपने आप को आपसे ऊपर नहीं समझती थी, इसलिए उनके मृत्यु के तकरीबन 40 साल बाद भी आप नारे लगाते हैं उनके लिए। मैं आदिवासी क्षेत्रों में जाती हूँ, अभी भी लोग मिलकर मुझे कहते हैं कि आपकी दादी जी ने पट्टे दिलवाए, गरीबों को पट्टे दिए, जल जंगल जमीन पर अधिकार दिया। आज भी आप उनके लिए ताली, मेरे लिए नहीं है, उनके लिए ताली बजा रहे हो, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए श्रद्धा थी। ऐसे नेता होते हैं, ऐसी राजनीतिक दल होते हैं जिनके असूल, जिनकी परंपराएं इस देश की आजादी के असूल हैं, पुरानी परंपराएं हैं, आदर की परंपराएं, एक दूसरे के लिए और देश की जनता के लिए। हम समझते हैं कि ये संपत्ति सब आपकी है, हम चाहते हैं कि आपके हाथों में जाए। हम समझते हैं कि आपने खड़ा किया है यहाँ हमको। अगर मेरे परिवार के 2-3 पीढ़ियां आपके सामने नेता बन के आए, आप ही ने तो बनाया, आप ही ने तो सशक्त किया, तभी तो हमारे बीच और आपके बीच एक श्रद्धा, एक आदर है। तो आप इन बातों को गहराई से समझिए। चुनाव के समय कोई कुछ भी कह सकता है, मैं भी आके आपको कुछ भी कह सकती हूँ। मैं सच कह रही हूँ या मैं झूठ कह रही हूँ, इसका आधार क्या है? मैं घोषणा कर रही हूँ तो किस आधार पर कर रही हूँ? ये गहराई से समझना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। ये लोग देशभक्ति की बात करते हैं ना, इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है बहनों और भाइयों। इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है कि आप अपना हक, अपना अधिकार नेताओं से, राजनीतिक दलों से और सरकारों से मांगो। हम कहते हैं जातिगत जनगणना करो। क्या है ये? इसका मतलब क्या है? आपने सुना होगा, सुना है, समझा क्या है? जातिगत जनगणना ये है, गिनती है, ठीक है, कि गिनती कर लो कि कौन सी जाति के कितने लोग हैं इस देश में। अब मान लो मैं सभा में हूं, आप सब यहाँ खड़े हो, हजारों लोग होंगे। मुझे तो नहीं मालूम कि उस कोने में शायद 100 ऐसे किसान होंगे जो अपना पेट भी नहीं भर पा रहे हैं, जो इतने गरीब हैं कि मजदूरी भी नहीं कर पा रहे हैं, खेती में पे काम करते हैं, पैसे नहीं। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। मुझे ये भी नहीं मालूम कि यहाँ पे 200 ऐसे नौजवान होंगे जो शायद अति पिछड़े होंगे और शायद किसी ऐसी उनका ऐसा एक हुनर होगा जिसका आज तक सरकार ने जिसके लिए कोई सहायता नहीं की है सरकार ने। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने गिनती नहीं की, तो मुझे कैसे मालूम होगा? मुझे नहीं मालूम कि भाई कितनी महिलाएं बैठी हैं। मुझे दिख रहा है कि 100-200 होंगी, लेकिन मुझे ठीक तरह से नहीं मालूम। तो अगर मैं इस भीड़ के लिए कुछ काम करना चाहती हूँ गहराई से, मैं समझना चाहती हूँ कि भाई आप जो अंगोछा पहने हुए लाल वाला, आपकी क्या जरूरतें हैं, या मैं समझना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए आजकल क्या करना चाहिए, या वो जो गरीब किसान है 100 पीछे जो बैठे हुए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी स्कीम क्या होगी। तो बगैर गिने कैसे जानूंगी? कैसे जानूंगी कि सरकार की इतनी संपत्ति इन लोगों के प्रति जानी चाहिए, क्योंकि ये सबसे गरीब है, ये अति पिछड़े हैं, या ये पिछड़े हैं, या फिर ये दलित हैं। इन्होंने बहुत हजारों सालों से इन्होंने अन्याय सहा है, इनको आगे बढ़ाने के लिए जरूर कुछ करना है। इसके लिए गिनती जरूरी है। अब भाजपा के नेता आते हैं, कहते हैं कि हम ओबीसी वर्ग को आगे बढ़ाएंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। जब हम कहते हैं भाई गिनती तो कर लो, चुप। गिनती नहीं चाहते तो गिनती नहीं चाहते तो मदद कैसे करोगे? बिहार में गिनती की, बिहार की प्रदेश सरकार ने गिनती कर ली, 84% निकले ओबीसी, दलित और एसटी।
84%, ठीक है। अब हमें मालूम है कि 84% है, तो फिर हम सोच सकते हैं कि चलो इतनी संपत्ति कम से कम ऐसी स्कीमों में जानी चाहिए, इतना काम होना चाहिए जो इनको भी आगे बढ़ाए। अब हमें पता चला इस गिनती को करने के बाद कि किसी और जाति के, जो शायद एक ओबीसी नहीं है, दलित नहीं है, लेकिन किसी और जाति के लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। तो हमें पता चला कि अच्छा, बहुत ज्यादा गरीब लोग भी हैं और उनके लिए भी हमें एक स्कीम बनानी चाहिए। तो ये सब चीजें जब सोच होती है ना, जब समझ होती है, जब गहराई से एक विजन के साथ ये काम किया जाता है देश के लिए, प्रदेश के लिए, तभी ये सब समझ हो सकती है। वरना जैसे मैंने कहा, कहते रहे कि हम इस जाति के लिए करेंगे, उस जाति के लिए करेंगे, खासतौर से चुनाव के समय उठा ली है बातें, लेकिन नियत नहीं है, गिनती ही नहीं करनी आपको। महिला के आरक्षण की बात कर ली, 10 सालों के लिए महिला आरक्षण देखने ही नहीं वाली है, तो फिर फायदा क्या हुआ? हम अभी से क्यों कूदें भाई, हम अभी से क्यों नाचें और गाएं और मोदी जी के बारे में बढ़िया बढ़िया चीजें कहें? तो गहराई में चीजों को समझने की जरूरत है, नेताओं को और जनता को। और जब तक आप ऐसी राजनीति को बढ़ाते रहेंगे ना, जो आपको धर्म और जाति के आधार पर फुसलाते रहेगी, तब तक आप पीछे रहोगे। तब तक सिर्फ नेताओं के बच्चे फूलेंगे फलेंगे और आप वहीं के वहीं रहोगे। अब मैं घोषणाओं से चल के पता नहीं कहां चली गई, तो अपनी घोषणाएं खत्म कर लेती हूं। मैंने ओबीसी की बात की। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में दिया जाएगा। 5 हॉर्स पावर सिंचाई की बिजली मुफ्त मिलेगी आपको। जाति जनगणना हम प्रदेश में कराएंगे अगर केंद्र सरकार नहीं करना चाहती। 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, तुम जैसे लड़कों को मिलने चाहिए और मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षा के लिए कितनी फीस दी है तुमने? 500। हम कह रहे हैं कि जितनी भी ऐसी परीक्षाएं हैं उसकी निःशुल्क तुम फीस के बिना तुम भरोगे। 25 लाख रुपए तक का बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा आपको मिलेगा। मतलब कोई दुर्घटना घट गई, किसी को चोट आ गई, आपको अस्पताल ले जाना है, 10 लाख तक आपका इलाज हो जाएगा अगर दुर्घटना हुई, और 25 लाख तक बाकी इलाज। ये राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान में मैं ऐसे लोगों से मिली हूं जिनका हार्ट ऑपरेशन सरकार द्वारा किया गया, 1 पैसा नहीं देना पड़ा, क्योंकि 25 लाख तक मुफ्त इलाज है। राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। ये एक पढ़ो और पढ़ाओ योजना खास मेरी बहनों के लिए है, अच्छी तरह से समझिए इसको। इसमें मध्य प्रदेश के हर बच्चे को 1 से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। कक्षा 1 से 12 तक अलग अलग, जैसे 1 से 5वीं तक, 5वीं से 8वीं तक, अलग अलग बच्चों को 500, 1000 और 1500 रुपए दिए जाएंगे हर महीने, ताकि जो स्कूल के लिए, पढ़ाई के लिए जो चीजें खरीदनी पड़ती हैं, जो थोड़ा बहुत करना पड़ता है, वो आप कर पाए। यहाँ पे आपको मालूम है 7000 पाठशालाएं बंद हुई हैं इनके राज्य में। नई बनाने के बजाय इन्होंने बंद कर डाले, और वहां छत्तीसगढ़ में ऐसे विद्यालय बन रहे हैं, हर जिले में बने हैं जहां पे इंग्लिश मीडियम पढ़ाई जा रही है। और हमने वहां घोषणा की है कि 5 साल सरकार और लाओगे तो जितने सरकारी विद्यालय हैं उन सबको अपग्रेड करके हम इंग्लिश मीडियम भी बनाएंगे। आज आप जानते हैं कि महंगाई कितनी है। दिवाली आ रही है, आप सब जानते हैं, जो भी दिवाली के लिए काम करने हैं, लिपाई पुताई, थोड़ा सा सजाना है घर को, कुछ बर्तन खरीदने जाओगे धनतेरस पे, दिए खरीदने जाओगे, कर पा रही हो? क्या होता है, दुकान जाती हो तो लौट आती हो ना बिगैर खरीदे, आधी चीजें छोड़ के आती हो ना। ये हो रहा है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां हमने बचाया है इनकी नीतियों से लोगों को। गैस का सिलेंडर कम दाम में दे दिया, महिलाओं को सहायता कर ली, गांव में ग्रामीण रोजगार बढ़ा लिए, खेती किसानी में रोजगार बढ़ा लिए, किसानों के कर्ज माफ कर लिए, ताकि आपके जेब में पैसा हो।
जब आपके जेब में पैसा होता है ना, तभी आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, गांव की, तभी आप आगे बढ़ पाते हो। ये आपके साथ नहीं हो रहा है। आज जिस तरह की महंगाई से आप जूझ रहे हो ना, वो बहुत गलत है। आप सोचो, देश का किसान मोदी जी के राज में 27 रुपए कमा रहा है एक दिन में। आज आपको प्याज 100 रुपए में मिल रही है 1 किलो। 27 रुपए आप एक दिन में कमा रहे हो। अडानी जी कितना कमा रहे हैं, कोई बता सकता है? 1 घंटे में 70 करोड़। मुझे 1 घंटे का नहीं मालूम, एक दिन में 1600 करोड़ रुपए ये एक इंसान कमा रहा है। एक दिन में 1600 करोड़ रुपए। मोदी जी ने कहा कि देश का जो संसद भवन है पुराना, 70 साल पुराना है, उनको तो 70 साल पुरानी कुछ चीज पसंद ही नहीं है। तो ये देखते हैं वो 70 साल वो संसद देखा रहे, ये भी 70 साल पुराना, चलो इसको भी खत्म कर देते हैं। तो कहा कि भाई हमें तो नया संसद चाहिए, हम नया संसद भवन बनाएंगे। जरा सोचिए कितना खर्च करेंगे इस नए संसद भवन को बनाने के लिए? 20,000 करोड़ रुपए। किस लिए? वो नई दिल्ली का वो एक रास्ता है, उसके सुंदरीकरण के लिए, G20 के ये जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आते रहते हैं इनके लिए, और नए संसद भवन बनाने के लिए कहीं 27,000 करोड़, कहीं 20,000 करोड़ रुपए खर्च रहे हैं। पुराने पेंशन के लिए पैसे नहीं हैं, पुराने पेंशन के लिए पैसे नहीं हैं, किसानों के कर्ज माफ करने के लिए पैसे। जब उन्होंने ये ऐलान किया कि 20,000 करोड़ रुपए का वो सुंदरीकरण करेंगे उस एक रास्ते का नई दिल्ली में, मैं यूपी में काम कर रही थी, उस समय किसान आंदोलन था। लाखों किसान महीनों से सड़क पर आ गए थे, उतरे हुए थे। पानी नहीं था, सरकार उनसे बात भी नहीं कर रही थी, सुनवाई नहीं थी उनकी, कुछ नहीं। 6 किसानों को सरकार के एक मंत्री ने के बेटे ने जीप के नीचे कुचल डाला था। वो मंत्री इनके साथ मंच पे बैठा था। इन्होंने ऐलान किया कि 20,000 करोड़ रुपए सुंदरीकरण करेंगे। सरकार से ये पूछिए, जब 20,000 करोड़ रुपए नए संसद भवन को बनाने के लिए है, तो हमारे बकाये के लिए 15,000 करोड़ रुपए क्यों नहीं है? किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई, किसान बैठा रहा सड़क पे। मेरे ख्याल से सैकड़ों किसान शहीद हुए, आंकड़ा याद नहीं है मुझे, 400-500 किसान शहीद हुए। मोदी जी अपने घर से नहीं निकले, 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर इनके घर से ये धरना था, बात करने तक नहीं आई। लेकिन वो काले कानून जिनके खिलाफ वो आंदोलन इतने दिनों के लिए चला, इतने किसान शहीद हुए, इतने किसान भूखे पड़े रहे, उन काले कानूनों को इस सरकार ने कब वापस लिया? कब वापस लिया? जब चुनाव आया तब। 1 साल के लिए चलते रहे, आंदोलन चलने दिया, 1 साल के लिए कोई नहीं गया, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। चुनाव आने लगा, घबराहट हो गई कि अब तो गड़बड़ हो जाएगी, काले कानून वापस ले लिए। तो समझ लीजिए कैसी राजनीति चल रही है। और यही चाहते हैं आप। इतना महान देश, पूरी दुनिया हमारी तरफ देखता था, कहता था ये एक देश है जिसकी आजादी की लड़ाई बगैर किसी हिंसा के की गई। मतलब हमारी तरफ से कोई हिंसा नहीं थी। अंग्रेजों ने खूब की, हमने हाथ नहीं उठाया। मिसाल थे पूरी दुनिया के लिए। लोग कहते थे देखो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब इकट्ठे होकर इतने बड़े साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं और एक बार हथियार नहीं उठाते। और आज हर कौम को एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। और किसके नाम पे? धर्म के नाम पे। कौन सा धर्म बताता है भाई? कौन सा ऐसा धर्म है जो कहता है कि एक भाई से भाई को लड़ाए? कौन सा धर्म है? कोई धर्म नहीं है। सारे धर्म यही कहते हैं कि एकता बनी रहे, लोग खुशहाल रहें,
एक साथ सबकी समान तरीकी, सबकी दृष्टि एक हो, सब आगे बढ़े। और आज एक ऐसी राजनीति आ गई है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, जो धर्म के नाम पे आपसे वोट मांगती है, काम पे नहीं। और मैं फिर से कहूंगी, आदत आपने बिगाड़ी है। सोच लो, सोच लो, कोई नौकरी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, उसको मालूम है कि उसको काम करने की जरूरत नहीं है। जब साहब आएंगे तो कोई बहाना बना देगा और साहब को कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती हैं सुनने, वही चीजें बोलेगा, नौकरी चलती रहेगी, साहब कुछ कहेंगे नहीं। अब आपने परिस्थितियां ये बना दी हैं कि नेता सोच रहा है कि काम की बात करने की जरूरत नहीं है, घोषणाएं कर दूंगा, चुनाव के बाद कुछ पूरा नहीं करना, मैं ऐश करूंगा, चुनाव आएगा फिर से घोषणाएं कर लूंगा और बीच में मैं धर्म की बातें करते रहूंगा। तो धर्म की बात जैसे करूंगा मेरे से काम कोई नहीं पूछेगा, तो नेता काम क्यों करेगा आपके लिए? नहीं करेगा ना, करेगा? आप मुझे कल कह दो इन सब नेताओं को कि भैया काम करने की जरूरत नहीं है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप आके यहाँ पे पूजा पाठ कर लो हमारे सामने और फिर चले जाओ। तो देखते कौन सा नेता आके आपकी टूटी ठीक करेगा, आपकी सड़क ठीक करेगा, आपकी पाठशालाएं बनाएगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि जरूरत ही नहीं है, भाई वोट तो मुझे पूजा पाठ पे मिलना है। तो आदत मत बिगाड़ो, ये लोकतंत्र तुम्हारा है, ये देश तुम्हारा है, तुम्हारे पूर्वजों ने बनाया, तुम्हारी मेहनत बनाती है। ये किसान बैठे हैं सरहद पे, कौन अपनी जान लेने जाता है? किसान का बेटा जाता है, मुख्यमंत्री जी का बेटा तो नहीं जा रहा। आपके लिए तो ये अग्निवीर ले आए, 4 साल सेना में नौकरी करिए, उसके बाद घर लौट जाइए, बेरोजगार बन जाइए फिर से। अपने बच्चों के लिए तो विदेश में पढ़ाई और बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी गाड़ियां, और आप वीडियो देख ही रहे हैं कि इनके बच्चों हजारों करोड़ों की बात कर रहे हैं एक दूसरे से कि ये कमाएंगे, भाई इतनी घूस दे दो, उतना इसमें मिलेगा, ये डील कर लो, वो डील कर लो। तो देखो, जागरूक बन जाओ। मैं वोट नहीं मांगने आई हूं, मैं जागरूकता मांगने आई हूं, और मैं चाहती हूं कि मुझे ये मिले। मैं चाहती हूं कि आप समझो कि इसी देश में, उन प्रदेशों में जहां कांग्रेस की सरकार है, आज के दिन एक अलग तरह की राजनीति चल रही है, और वो राजनीति आपको सशक्त बनाने वाली राजनीति है। वो राजनीति ये है, ऐसी है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। वो राजनीति ऐसी है जिसके नेता आपको दिल में रखते हैं, जो चाहते हैं कि आपके सामने मंच पे आए तो ये बता पाए कि आपके लिए क्या किया है। ये राजनीति आज के दिन में उन प्रदेशों में चल रही है जहां पे कांग्रेस की सरकार है। तो चुनाव आ रहा है, अब आपके सामने देखो, आपके सामने भी चुनौतियां, आंख मूंद के दे दो वोट, फिर इनको आंख मूंद के दे दो, बोल दो हम धर्म के आधार पे दे रहे हैं, इसके आधार पे, उसके आधार पे दे दो। देखते हैं क्या होता है 5 सालों में। जिसने 18 सालों में नहीं किया, वो देखते हैं 5 सालों में क्या करेगा। या फिर सोच समझकर, सतर्क बन के, सवाल पूछ के, अपने विवेक से, अपने अनुभव से, समझदारी से अपना वोट डालो, और देखो कि भाई ये घोषणाएं जो ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, कहां कहां पूरी की है इन्होंने। अच्छा, इस प्रदेश में हो रही है, वहां हो रही है, चलो फिर इनको देते हैं। मुझे देखिए उम्मीद नहीं है, मुझे यकीन है कि जब आप सोच समझ के अपना वोट डालेंगे, और जब आप अपने पक्ष में सोचेंगे कि आपकी संपत्ति आपकी जेब में जाए, कि आपका देश आपके लिए तरक्की करके दिखाए, आपकी सरकार आपके लिए दिन रात एक करे, तो आपका वोट एक ही जगह जाएगा, आपका वोट कांग्रेस पार्टी को जाएगा। आपके साथ बहुत छल कपट हो चुका है, बहुत ज्यादा। आपसे प्याज कम दाम में खरीदा जा रहा है, फिर वही प्याज इतना महंगा हो गया कि आप ही नहीं खरीद पा रहे हो। ये क्या है अगर छल नहीं है? नदी आपके पास से गुजर रही है, सिंचाई का पानी नहीं है, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है,
ये बेचारे यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ के चिल्ला रहे हैं कि भाई मैंने परीक्षा दी, मुझे रोजगार नहीं मिला। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए और आपको समझना पड़ेगा आज के दिन कि सब कुछ आपके हाथों में है। यही लोकतंत्र की महानता है, उस आजादी की लड़ाई की महानता यही है, हमारे देश की यही महानता है कि ऐसे ऐसे नेता रहे आपके सामने जिन्होंने आपको सर्वोपरि रखा, जो अपने मान सम्मान के लिए नहीं काम करते थे, आपके मान सम्मान के लिए काम करते थे। आज भी ऐसे नेता हैं, आज भी ऐसी राजनीति है, उसमें थोड़ा सा भरोसा करो, अपनी आंखें खोलो और इस चुनाव में जिन्होंने आपके लिए काम नहीं किया, इनकी 22,000 घोषणाएं खोखली, इनकी खाली बातों को सबक सिखाओ। अपने मध्य प्रदेश को एक बार फिर ऐसा प्रदेश बनाओ कि आप पूरे देश में घूम के गर्व से कह सको कि मैं मध्य प्रदेश का हूं। तो अब आपने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी है बहनों। दिवाली आ रही है, दिवाली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुशी से मनाओ, एक दिया हमारे लिए भी जला लेना। बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली के लिए और एक बार मेरे साथ जोर से कहिए जय हिंद। धन्यवाद।